हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे और क्लासेस बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। आज हम लोगों का इंग्लिश ग्रामर का क्लास नंबर 28 है। और फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, इसलिए अंत तक बने रहें और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें तथा क्लास के अंत में हमें अपने स्कोर ज़रूर बताएं कि आपको क्लासेज कैसे लगी और आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके नहीं करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, उनको आप कहीं लिख के लर्न कर लें, याद कर लें। ठीक है, एक बार नहीं आएगा बट दूसरी बार ज़रूर आपको आ जाएगा और एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चंस से। ठीक है, तो इसी विश्वास के साथ चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्लास है। पहला क्वेश्चन, टिक द करेक्ट एक्सेलरी टू इंडिकेट डिसकंटिन्यूड हैबिट। इसको आपका कह रहा है कि आपको एक्सेलरी को दिखाना है जो डिसकंटिन्यूड हैबिट की बात कर रहा है। आपको पता है कोई ऐसी आदत जो कभी रही हो बट आपकी अब ना हो, या आप कह सकते हो कुछ दिनों तक चली हो, तो आप इसको कहते हो ना कि अब मैं ऐसा किया करता था, मैं ऐसा किया करती थी। तो ऐसे सेंस में आप क्या यूज़ करते हैं, यूज्ड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। ठीक है, और जब भी पैसिव वॉइस बनता है तो यूज्ड टू बी, इसके बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक ना, इस तरीके से आप देखिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि एक्सेलरी वर्ब, तो वॉज आपका एक्सेलरी वर्ब नहीं है, ये आपका लिंकिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब है। इज़ भी वही है और वॉज यूज टू भी एक साथ यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका यूज टू बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बट यहाँ वर्ब ना हो के नाउन है तो आपको बी ही वर्ब बन गया है। तो देयर यूज टू बी अ हाउस देयर, वहाँ एक घर हुआ करता था बट अब नहीं है, तो डिसकंटिन्यूड हैबिट यही डिनोट कर रहा है। आप समझ पा रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पर। आउटसाइड द इंस्टीट्यूट देयर वॉज ए स्लैश, इसके बाद स्टैंडिंग फॉर स्टूडेंट्स बी स्लैश फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या एरर है, किस पार्ट में, ज़रूर से ज़रूर आप बताएं, फाइंड आउट करें एरर को। एरर वाले क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़रूर से ज़रूर प्रयास करें, बताइए क्या होगा। आगे से स्टार्ट करें। देखिए, आउटसाइड द इंस्टीट्यूट है ना, देयर वॉज है। अब आप देखिए यहाँ पर वॉज नहीं वर होना चाहिए था, क्योंकि देखिए काउंटेबल नाउन ऑफ प्लूरल है, 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूट के बाहर 2 घंटे से खड़े थे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर वर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, वर करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 स्टूडेंट्स है। ठीक, ठीक है ना, आगे बढ़ जाइए। हार्डली डू शी बी स्लैश गो टू कॉलेज, यहाँ पर क्या करेक्ट है। ठीक ना, किस पार्ट में एरर है, तो देखिए हार्डली सही है। डू शी आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा, हमेशा डज शी रहता है। ठीक है, डज शी, तो यहाँ पर आपका यही है, हार्डली डज शी गो टू कॉलेज। तो यहाँ बी पार्ट में एरर है, डज के साथ शी का प्रयोग होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 पे देखिए, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आपको ध्यान देना है। सोवेनियर की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, देखिए याद रख लीजिएगा, बहुत से बच्चों के लिए ये नया वर्ड होगा, बस आप देखिएगा। SOUVENIR। ठीक है, सोवेनियर, सोवेनियर मतलब तो है यादगार या निशानी। ठीक है, यादगार या निशानी, कहते हैं ना मेमोरी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, SOUVENIR, समझ पा रहे हैं ना, याद कर लें। ACD इनकरेक्ट है, बी करेक्ट है। ठीक है, लर्न कर लें, इसका मतलब होता है मेमोरी, यादगार, निशानी, जो भी आप कहें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। क्विंटेसेंस, 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 क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस मीन्स होता क्या है, तो इसको याद रखिए, कहते नहीं सार या सारांश, मर्म, इस तरीके से आप यूज़ करते हैं ना, उसका सार मैंने जान लिया। तो स्पेलिंग देखें, QUIN, क्विन। ठीक है, इसके बाद याद रखें TESSENCE,
क्विंटेसेंस, ठीक है। तो क्विंटेसेंस याद हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? QUINTESSENC किस ऑप्शन में है? आप देख पा रहे हैं QUINTESSENC यहाँ पर आपका बी ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ भी बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग? रिद्म की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? RHYTHM, RYSTHM या RYTHMYM या RHITHYM, क्या करेक्ट होगा बताइएगा। यहाँ पर आपको रिद्म की स्पेलिंग RHYTHM होता है। रिद्म यानी लय या ताल, इस तरीके से यूज़ करते हैं ना, म्यूजिकल वर्ड है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, समझ पा रहे होंगे ना। बहुत कॉमन से स्पेलिंग्स है जो एग्ज़ाम में पूछती है, बट आप जब चारों ऑप्शन को देखते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो। इसके लिए आपको बहुत सारे प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। द एक्ट ऑफ वायलेटिंग द सेंसिटी ऑफ द चर्च इज़, क्या कहलाता है? मतलब कि आप कह सकते हो हिंसात्मक रूप से क्या कर देना, किसी भी पवित्रता को भंग कर देना चर्च के, ऐसा काम क्या कहलाता है? पहला कह रहा है हेरेसी। हेरेसी का मतलब होता है विधर्म या पाखंड, आप मीनिंग भी लिखते चलें, विधर्म या पाखंड, ठीक है। हेरेसी का मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं हुआ। दूसरा देखिए ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश्वर निंदा, ठीक है, भगवान के या पवित्र चीज़ों के बारे में बुरा भला कहना, दैट इज़ कॉल्ड इन इंग्लिश ब्लास्फेमी, ठीक है ना। ये स्पेलिंग पूछता है। और तीसरा है डिससेक्रेशन। तो अब जाहिर सी बात है स्केयर या स्केयर मतलब होता है ना पवित्र, तो उसी से बना है डिससेक्रेशन यानी अपवित्रीकरण या अपवित्रता, अपवित्रता। तो यहाँ पर यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सेक्रेलिज मतलब होता है आपका, क्या हो जाएगा इसका? अपवित्रीकरण या देवत्व को लूटने वाला। बट यहाँ पर कह रहा है कि चर्च की पवित्रता को अपने हिंसात्मक क्रियाकलापों से खत्म करना या बिगाड़ देना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम ऑप्शन के साथ, सेम आंसर के साथ, सेम सेंटेंस के साथ ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखें। ये आपका हेरेसी, ब्लास्फेमी, डिससेक्रेशन और आपका सेक्रिलिस, ये चारों ऑप्शन तथा ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया है। ओके, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड्स आर इनकरेक्ट? बताइए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इनकरेक्ट है, कौन सा? अ लेडीज अम्ब्रेला क्या कहलाता है? पैरासोल कहलाता है, बिल्कुल सही है, इनकरेक्ट ढूंढना है। अ लवर ऑफ बुक्स बिब्लियोइल कहलाता है, या तीसरा ऑप्शन है अ लवर ऑफ फूड एंड ड्रिंक यानी कि खाने पीने का शौकीन, ग्लूटन या गवर्नमेंट कहलाता है, तो ये भी सही है। और लवर ऑफ अदर्स यानी परोपकारी, तो ये भी अल्ट्रिस्ट भी सही है। ये आपका गलत है। बिब्लियोलाइल नहीं होता है, बिब्लियोफाइल होता है, ठीक है। LIOPHIL। बिब्लियोफाइल मतलब होता है पुस्तक प्रेमी, यानी जिसको किताबों का संग्रह करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, तो बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHIL, ठीक है। बिब्लियोफाइल मतलब लवर ऑफ बुक्स। ओके, तो यही इनकरेक्ट था, बाकी ये तीनों करेक्ट थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वन वर्ड्स आर इनकरेक्ट? यहाँ भी इनकरेक्ट ढूंढना है। क्योर फॉर ऑल डिजीज, पैनेशिया, करेक्ट है या इनकरेक्ट है बताइए। दूसरा कह रहा है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी हस्बैंड्स, माने बहुपतित्व, एक महिला लेकिन उसके ढेर सारे पति, तो क्या यहाँ पर ये सही है। तीसरा कह रहा है कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, बहुपत्नित्व यानी एक व्यक्ति की बहुत सारी पत्नियां हों, उसको पॉलीगेमी कहते हैं। या चौथा कह रहा है इनकरेक्ट है अ मैन हु डांसेज टू द ट्यून ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के इशारे पे नाचने वाला, या कह सकते हैं ना जोरू का गुलाम एक शब्द होता है। यहाँ पर क्या सही होगा, इनकरेक्ट बताना है।
तो यहाँ पर क्या इनकरेक्ट है? पैनेशिया करेक्ट है, पॉलीएंड्री भी करेक्ट है, पॉलीगेमी भी करेक्ट है। एलिमनी मतलब होता है गुजारा भत्ता देना। कोई भी महिला अपने पति से जो भी भरण पोषण के लिए सरकार द्वारा, यू मीन टू से कोर्ट के द्वारा जो भी उसको जो है खर्चा मिलता है वो कहलाता है एलिमनी, ठीक है। या तलाक लेने पर बहुत जो इकट्ठे ढेर सारा पैसा मिलता है उसको भी एलिमनी कहते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, इसका हो जाएगा हैंडपैक्ड, PECKED, ध्यान रखिएगा। हैंडपैक्ड मतलब होता है पत्नी के इशारे पे नाचने वाला पति, ठीक है। HENPECKED स्पेलिंग आप ध्यान से नोट करें। हैंडपैक्ड यानी पत्नी के इशारे पे काम करने वाला, दैट इज कॉल्ड हैंडपैक्ड हस्बैंड। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इनकरेक्ट था, तो यही अपना उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द इनकरेक्ट मैच मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म। आपको बताना है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन में कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो बॉयफ्रेंड अगर है तो इसका फेमिनिन गर्लफ्रेंड होता है। बुल काफ है तो काउ काफ होता है। ब्रदर इन लॉ है तो सिस्टर इन लॉ होता है। बोट मैन है बोट गर्ल होता है। तो कौन सा इसमें इनकरेक्ट है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, इसमें मिसमैच पूछ रहा है, ठीक है, ना कि मैच। तो मिसमैच देखिए, गर्लफ्रेंड का बॉयफ्रेंड होता है। बुल और काऊ ये होता ही है, काफ काफ, ठीक है। वैसे तो हिपर वगैरह शब्द लगता है, लेकिन अगर काऊ काफ बुल काफ है तो ये भी सही है। ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ आप जानते हैं कि ये सही है। बोट मैन और बोट गर्ल ये नहीं सही है, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। बोट मैन नहीं होता बोट मैन होता है लेकिन बोट गर्ल नहीं होता, बोट वोमैन होता है, ठीक है, गर्ल नहीं होता है। बॉय होता तो गर्ल होता। समझ पा रहे हैं ना? जैसे वॉशर मैन मिल्क वोमैन, उसी तरीके से वोट वोमैन होता है, ना कि गर्ल। आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। ड्वेल का पास्ट फॉर्म क्या है? अब ये देखिएगा, ध्यान करें। पास्ट फॉर्म लिखा रहे चाहे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखा रहे, बोथ आर सेम, ठीक है। पास्ट पार्टिसिपल कुछ भी लिखा रहे तो ये सब आपका सेम होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ जाइएगा ऑप्शन पर। ड्वेलिंग तो आईएनजी होगा नहीं। ड्वेल्स भी देखिए सिंगुलर है। डोल आपका नहीं है, ड्वेल्ट आपका, ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो वर्ब के फॉर्म पर भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ड्वेल्ट इसका, जैसे होता है ना ड्रीम तो ड्रीम्ड हो जाता है, जैसे स्वीप है तो स्वेप्ट हो जाता है, स्लीप है स्लेप्ट हो जाता है, वैसे ड्वेल है ड्वेल्ट हो जाता है। बहुत सारे बच्चे सी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे, बट ध्यान रखिएगा ड्वेल्ट होगा, ओके। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रिप। रिप का पास्ट पार्टिसिपल क्या है? आप जान पा रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब देखिए रिप रिप तो आपका रिप रिप ये आपका फर्स्ट फॉर्म ही है। टू रिप इन्फिनिटिव है। रिप्ड इसका थर्ड फॉर्म है। रिप्स भी इसका सिंगुलर है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था। मुझे लगता है ये क्वेश्चन आज के सेशन का बहुत ही आसान था। बट अब विद्यार्थी कहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं? देखिए, विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। रिप मतलब अगर पूछिए तो इसका मतलब फाड़ना होता है, ठीक है। फाड़ना चीरना है ना किसी चीज़ को, जैसे टीयर होता है ना, टीयर माने फाड़ना, वैसे रिप मतलब भी होता है फाड़ना, ठीक ना। तो रिप, अब जैसे कट 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 होता है, स्वेट वो पुट 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 होता है, इसी प्रकार से रिप 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 होता है। ऐसा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इसका रिप्ड होता है, ध्यान रख लीजिएगा। और आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को जरूर से देखें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13, A number of boys are reading this novel because this is one of the most। अब आपको कंप्लीट करना है। इम्पॉर्टेंट नावल ऑफ इंडिया, इम्पॉर्टेंट नावल्स ऑफ इंडिया, या इम्पॉर्टेंट्स नावल ऑफ इंडिया, या नन ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा कि ये टॉपिक मैं बार बार आपके लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। वन ऑफ द के बाद हमेशा क्या होगा? नाउन प्लूरल होता है, आपने बार बार सुना होगा। तो ये आपका वन ऑफ द के बाद नाउन प्लूरल होता है। अब आप देख लीजिए, बस यही दिमाग में रखे रहिए। तो देखिए नाउन नावल सिंगुलर है, गलत हो गया। ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और इम्पॉर्टेंट्स होता ही नहीं, एडजेक्टिव में एस कहाँ लगाते हैं, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
कह रहा कि अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग, मतलब बहुत भारी संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं दिस नावल, इस नावल को, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नावल्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत से नाटकों में से एक महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, नाटकों में से एक महत्वपूर्ण, दैट्स वाई नॉवेल्स इज यूज, है ना, आफ्टर वन ऑफ द। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी, ये भी आपका सेम पैटर्न पे बनाया गया क्वेश्चन है। यहाँ पर भी बी पार्ट में एरर है, मुझे लगता है बहुत से बच्चे कर पा रहे होंगे और समझ लिए हैं पिछले क्वेश्चन नंबर 13 में, तो 14 और इजी हो गया, कंपनीज होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, कंपनीज होगा, क्योंकि देखिए द फ्यू आपका अनकाउंटेबल के साथ ना यूज़ करके काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज़ होता है, और कंपनीज आप लिखेंगे तभी आपका होगा कंप्लीट। हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनीज, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री, तो कंपनीज हो जाएगा, द फ्यू के बाद, द फ्यू के बाद और फ्यू के बाद हमेशा नाउन प्लूरल होता है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे, फाइंड द मिस स्पेल्ट वर्ड, टाइटिल, अप्रिशिएट, अप्रोप्रिएट, पैसेज, कौन सा वर्ड इसमें इनकरेक्ट है यानी मिस स्पेल्ट है, सही नहीं लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चंस एग्जाम में बनते रहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो TITTLE होता है या TITLE होता है, बताइए, कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में, ऐसे ही आपके दिमाग में शब्द आएगा अगर आपने रिवीजन नहीं किया है या तनिक सा कंफ्यूज होंगे तो। ठीक है, अप्रिशिएट में डबल पी होता है कि एक पी होता है, कंफ्यूज हो जाएंगे। अप्रोप्रिएट में एक पी पढ़े थे कि दो पी पढ़े थे, कंफ्यूज हो गए। पैसेज में क्या ई पढ़े थे कि ए पढ़े थे, हो जाएंगे ना कंफ्यूज। सबसे बढ़िया उपाय TITLE लिख लें, आपके दिमाग में बन जाएगा। अप्रिशिएट में डबल PRECIATE होता है। ठीक है, अप्रिशिएट। अप्रोप्रिएट में APPROPRIATE होता है। पैसेज की स्पेलिंग ध्यान करें तो PASSAGE होता है। ठीक है, यहाँ EGE लिखा है तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ पा रहे हैं ना, तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट उत्तर, PASSAGE होगा ना कि EGE। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 देखें, द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, एगर, एगर का सिनोनिम क्या होगा, एगर मतलब क्या होता है बताइए, एगर मतलब होता है उत्सुक होना ना, एगर मतलब उत्सुक होना, तो अब यहाँ पर देखिए, रिलीजियस मने धार्मिक, पुअर मने गरीब, क्यूरियस मने जिज्ञासु, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, तो जिज्ञासु और उत्सुक ये सब दोनों एक ही है, तो सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एगर का मतलब क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब जिज्ञासु, उत्सुक, ओके, जानने की इच्छा, है ना, जिज्ञासु कहते हैं। ठीक ना, अगला देखिएगा, ही, आई, शी एंड दे कुकड द फूड, इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, पहला ऑप्शन आई, ही, शी एंड दे कुकड द फूड, दूसरा ऑप्शन दे, आई, ही एंड शी कुकड द फूड, तीसरा ऑप्शन ही, शी, दे एंड आई कुकड द फूड, या चौथा नो इम्प्रूवमेंट, बताइए क्या करेंगे आप, ही आई शी करेंगे, कैसे करेंगे करेक्ट, इसको याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, एक रूल है 231। ठीक है, 231 का मतलब होता है दो मने सेकेंड पर्सन, तीन बराबर थर्ड पर्सन और एक बराबर फर्स्ट पर्सन, तो कभी भी आप ध्यान रखिएगा कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन तीनों आया हो, तो हमेशा 2 3 1 का रूल चलता है, सबसे पहले सेकेंड पर्सन आता है। अब यहाँ पर जब सेकेंड पर्सन नहीं है दिए गए सेंटेंस में, तो उसको आप क्या कर सकते हो, 231 को तोड़ोगे तो आप 23 बनाओगे, 21 बनाओगे और 31 बनाओगे, तो जब आप देख पा रहे हैं कि सेकेंड पर्सन नहीं है तो सीधे आपका 31 बनेगा। अब जब 31 बनेगा तो आई सबसे अंतिम में आएगा, किस में आया है, पहले में नहीं आया है, देख पा रहे हैं, दूसरे में भी नहीं आया है, तीसरे में आया है और चौथा नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका बनेगा तीसरा ऑप्शन, ही, शी एंड दे, ही, शी, दे एंड आई, मतलब आप देखिए मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, इसके बाद दोनों का प्लूरल दे, उसके बाद आई, तो हो जाएगा आपका 31 में ही, शी और दे, तो ही आपका मैस्कुलिन, शी फेमिनिन और दे प्लूरल, आई आपका 31 में एक बन गया। ठीक है, कुकड द फूड, तो आप इसको समझ पा रहे होंगे, एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक ना, फिल इन द ब्लैंक में या करेक्ट में या फिर एरर में,
क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। द न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द किलिंग वेरीफाइड विथ द पुलिस फाइंडिंग। तो इस वेरीफाइड को हटाना है। ऑथेंटिकेटेड कहेंगे आप, या इवेल्युएटेड कहेंगे वेरीफाइड को हटा के, या कन्फर्म्ड करेंगे, या नो इम्प्रूवमेंट यानी वेरीफाइड जैसा है वैसा सही लिखा है। क्या करेंगे? व्हाट यू विल डू, बताइए। न्यूज़पेपर रिपोर्ट ऑफ द किलिंग यानी कि जो हत्या हुआ था, मर्डर हुआ था, पुलिस ने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया बताइए। ऑथेंटिकेटेड कर दिया, कि इवेल्युएटेड कर दिया, कि कंफर्म्ड कर दिया। तो आपको समझ आ रहा होगा ना। वेरीफाइड नहीं, वेरिफिकेशन तो होता है किसका, जब पूछताछ करते हो आप, और वेरिफिकेशन होता है हमेशा डॉक्यूमेंट का। तो कंफर्म्ड यानी कि क्या कर दिया, पुष्टि करना। ठीक है, तो पुष्टि करना मतलब कंफर्म करना। तो यहाँ पर ईडी करके सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है, तो वेरीफाइड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट होगा कंफर्म्ड। यानी कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट ने उसको क्या कर दिया, जिसके पुलिस ने पूछताछ कर रहा था उसकी पुष्टि कर दी। समझ पा रहे होंगे ना। तो यहाँ पर वेरीफाइड नहीं होगा, कंफर्म्ड होगा। वेरीफाई किसी संस्था के द्वारा होता है। ओके, समझ पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 19 देख लें। द प्रॉब्लम वॉज, अब कह रहा है कॉम्प्लिकेटेड बी, तो क्या होगा, वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी, या टी डबल ओ टू कॉम्प्लिकेटेड प्लस टू बी प्लस सो कॉम्प्लिकेटेड और टू, और टी डबल ओ टू कॉम्प्लिकेटेड या सो बी सॉल्व्ड इन अ डे। क्या होगा बताएं, कौन सा वर्ड इसमें आप सुटेबल लग रहा है। तो आपको एक चीज़ बताई गई है ना, जब टी डबल ओ टू हो तो उसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है, उसके बाद आपका क्या करते हैं, आप टी ओ टू से ऐड कर देते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से। तो आप यहीं पर तो सेट कर पा रहे हो, यहाँ पर टी डबल ओ टू कर दें और यहाँ पर टू कर दें। तो यहाँ हो जाएगा द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व इन अ डे। मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि एक दिन में सॉल्व नहीं किया जा सकता था। तो हो जाएगा द प्रॉब्लम वॉज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सॉल्व इन अ डे। यहाँ पर टी ओ टू नहीं लिखते हैं, ये गलत हो गया। टी डबल ओ टू, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। सो के साथ टू का प्रयोग नहीं करते, सो के साथ दैट का प्रयोग होता है। ठीक है, ये तो आपको याद होगा। और जैसे सो के साथ दैट होता है वैसे सो के साथ टी डबल ओ टू भी नहीं होता। तो यहाँ पर बाकी करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट है। पहले टी डबल ओ टू आप लिख दीजिए, फिर टी ओ टू लिख दें। समझ पा रहे हैं ना, आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। द बिल्डिंग यू आर टॉकिंग अबाउट, वो बिल्डिंग जिसके बारे में आप बात कर रहे हो। पहला कह रहा है हैव नॉट बीन एग्जिस्टिंग, वो अस्तित्व में नहीं रह रही है, रह चुकी है। डज नॉट एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व ही नहीं है उसका। हैज़ नॉट बीन एग्जाइटिंग या नन ऑफ द एबव। क्या करेंगे आप, ठीक है, देखिए आप वर्तमान में बात कर रहे हैं ना, कि जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हो, जिस बिल्डिंग के अस्तित्व की बात हो रही है, वो अस्तित्व में ही नहीं है। तो क्या कर देंगे, डज नॉट एग्जिट यानी कि अब वो नहीं है। ठीक है, एग्जिस्ट यानी अस्तित्व में ही नहीं है। अब इसका मतलब आप वर्तमान बात कर रहे हैं, तो वर्तमान तो सब में है, लेकिन ऐसे चीज़ों को हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये सब गलत हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। द लॉयर ऑफन, पहला कह रहा है सॉल्व्ड आर्ग्यूमेंट्स, दूसरा स्टार्टेड आर्ग्यूमेंट, लास्ट आर्ग्यूमेंट या कंप्लीट आर्ग्यूमेंट। तो बताइए, सेम क्वेश्चन आपको इसी पैटर्न पे आपको एग्ज़ाम में मिला हुआ है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर सीधा सीधा ये क्वेश्चन आपको पता है ना कि वर्ड मीनिंग से रिलेटेड आ जाता है कि कौन सा वर्ड इस ऑप्शन में सुटेबल होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सॉल्व्ड नहीं, क्या हो जाएगा, स्टार्टेड यानी कि जो है तर्क करना शुरू किया, यानी कि लास्ट और कंप्लीट भी नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना, आगे बढ़ जाइएगा। नो सूनर हैड आई इंटर्ड द हाउस व्हेन द लाइट्स वेंट आउट, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, और एग्ज़ाम में पूछता रहता है। ठीक ना, नो सूनर देन, ठीक, नो सूनर के साथ हमेशा दैन लगता है, टी एच ए एन, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कहीं मिल जाए हार्डली, ठीक है, या मिल जाए स्कारसेली,
तो इसके साथ हमेशा या तो बिफोर लगाएं या तो व्हेन लगाएं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, THAN, देन पहला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा। यू आर आस्क्ड टू कॉपी दिस लेटर वर्ड बाय वर्ड। तो याद रखें बच्चों, जब भी दो नाउन, एक नाउन पहला हो जाएगा, दूसरा एक कोई प्रीपोजिशन हो जाएगा, फिर तीसरा एक कोई नाउन होगा, तो नाउन और प्रीपोजिशन क्या होता है, सिंगुलर होता है। नाउन बाद वाला दोनों, और बीच में कोई प्रीपोजिशन लग जाता है। जैसे आप कहते नहीं हो साइड बाय साइड, साइड्स बाय साइड्स नहीं कहते, डोर टू डोर कहते हो, ना कि डोर्स टू डोर्स कहते हो। वैसे वर्ड फॉर वर्ड होता है। ठीक है, कहते नहीं अक्षरशः शब्दशः, तो वर्ड फॉर वर्ड होगा, ना कि वर्ड्स फॉर वर्ड्स। तो ये ध्यान करें, एक प्रीपोजिशन के पहले जब दो नाउन हो तो दोनों नाउन सिंगुलर होते हैं। ठीक, तो देखिए वर्ड्स फॉर वर्ड्स नहीं होगा, वर्ड टू वर्ड भी नहीं होगा, वर्ड विथ वर्ड भी नहीं होगा, वर्ड फॉर वर्ड होगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। वर्ड बाय वर्ड नहीं सही होता है ना, ध्यान रखिएगा, इसको लर्न कर लें, ये नाउन में आपको कभी भी पूछा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। एवरी सैटरडे आई गो आउट फॉर शॉपिंग। तो यहाँ पे गो फॉर शॉपिंग, गो आउट फॉर शॉपिंग, क्या ये सही है कि आपका फॉर शॉप्स हो जाएगा या फॉर शॉप हो जाएगा, टू शॉपिंग हो जाएगा, कि नो इम्प्रूवमेंट हो करें, बताइएगा। सभी बच्चे जानते होंगे ये शॉपिंग एक जो है जीरंड की तरह नाउन बना हुआ है, तो यहाँ पर नो इम्प्रूवमेंट होगा, यानी कि ये करेक्ट सेंटेंस है। गो फॉर शॉपिंग होता ही होता है। ठीक है, जैसे मेक अ नॉइज होता है, इन द मॉर्निंग होता है, वैसे गो फॉर शॉपिंग है ना, गो फॉर अ वॉक, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मयंक वॉज वर्किंग ओवर टाइम फॉर द लास्ट 2 वीक्स। ये आपको बताइए इसमें क्या होगा। वॉज वर्किंग को हटाना पड़ेगा, तो क्या इज़ वर्किंग लगाएं या इज़ बीइंग वर्किंग लगाएं या हैज़ बीन वर्किंग लगाएं। क्वेश्चन में ही कुछ ना कुछ हिंट आपको मिल जाएगा, वही हिंट आपको आपके जो है करेक्ट आंसर तक ले जाएगा। बताएं क्या सही होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। देखिए लास्ट 2 वीक आ गया ना, यानी कि टाइम, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया ही हुआ है, यानी कि समय दिया हो कब से काम हो रहा है तो हो जाएगा। अगर फिक्स टाइम हो तो सिंस, और अनसर्टेन टाइम हो तो फॉर होता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक ना, तो मुझे लगता है ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार किया था, आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आप क्लासेस को एंजॉय करते रहें, अपने स्कोर ज़रूर बताएं, और हर तरीके के प्रश्न आपको देने का प्रयास किया जाता है। सिर्फ एक ही टॉपिक या एक ही प्रकार के प्रश्न नहीं बनाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार से रोज़ प्रश्न तैयार किए जाते हैं आपसे के लिए, कि किस किस प्रकार के प्रश्न आपके सामने एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, आपने बहुत धैर्य से सुना। अपने स्कोर ज़रूर बताएं, और आप ये भी बताएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत फास्ट क्लास हो जाती है या बहुत स्लो क्लास हो जाती है और आपको कहीं असुविधा हो रही हो, तो ज़रूर आप बताएं क्या समस्या आपको हो रही है, और क्लासेस कैसी लगी बच्चों ज़रूर से ज़रूर लिखें। थैंक्स अ लॉट।